सो गाइज, इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट से आप लोग ज़्यादा परिचित ही होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने 2-3 बार इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है और आप आई होप उसे समझ गए होंगे। और नहीं समझे हैं तो आप राहुल गांधी वाला ट्रिक आप याद ही रख सकते हैं। इनपुट आउटपुट का क्या सिस्टम होता है, इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो, वो वाला एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियोस में लिया था। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल से इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इनपुट एंड आउटपुट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए आप किसी साइबर कैफ़े के पास कोई फॉर्म भरवाने जाते हैं। मान लीजिए आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एडमिशन फॉर्म उसको फिलअप करने बोलेंगे साइबर कैफ़े वालों को, या फिर आप अपने घर में ही लैपटॉप पे उसका एडमिशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो आप फिलअप कर रहे हैं, फिलअप करने का प्रोसेस जो कर रहे हैं वो आपका इनपुट हो जाएगा। और जो फिलअप होगा, फिर फिलअप करने के बाद जितने सारे प्रोसेस कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आपका हो रहा है वो आपका प्रोसेस हो रहा है। और लास्ट में क्या करते हैं, जितना भी आप लोग फॉर्म भरते हैं उसके बाद आप लोगों को PDF निकलवाना होता है। तो PDF जो निकलवाते हैं प्रिंटर के थ्रू, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका आउटपुट हो जाता है। तो आई होप इससे बेटर कोई एग्जांपल होगा नहीं। बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट का क्या कॉन्सेप्ट है और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट वाला काम जो डिवाइस करेगा वो इनपुट डिवाइस, जो आउटपुट वाला काम करेगा वो आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल से समझो, मेरा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो एक इनपुट डिवाइस है। कैसे? जैसे कि कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं, माउस से हम लोग क्लिक वगैरह काम करते हैं, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, और बीच में भी एक बटन रहता है। तो उससे हम लोग कर्सर से, माउस से क्या काम होता है आप लोगों को भी पता होगा, वेबसाइट वगैरह खोलने में हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। तो वो एक तरह से इनपुट डिवाइस हो जाता है। वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपना इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, और तभी जाके इनपुट जा रहा है, तभी जाके वो प्रोसेस ले रहा है कंप्यूटर। अगर आपके पास इनपुट डिवाइस नहीं होगा, मान लीजिए कीबोर्ड नहीं होगा, माउस नहीं होगा, तो क्या आप कंप्यूटर को चला पाएंगे? बिना कीबोर्ड बिना माउस के आप एक बार कंप्यूटर को चला के दिखाना, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप बहुत बड़े तीसमार खान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनपुट डिवाइस वही डिवाइस होता है जो कि इनपुट में आपको मदद करता है, और आउटपुट डिवाइस वही डिवाइस होता है जो कि आउटपुट में मदद करता है। तो आउटपुट डिवाइस के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, या कि आप लोग गाना सुनना चाहते हैं तो गाना बजाते हैं, फिर गाना सुनते हैं कि नहीं? तो गाना सुनते हैं, वो आपका आउटपुट हो जाता है। तो गाना कौन से डिवाइस से सुनते हैं? या तो अपने स्मार्टफोन से सुनते हैं, या तो आपके घर में बड़ा वाला स्पीकर होगा। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। और मैंने साइबर कैफ़े वाला आपको एग्जांपल दिया। साइबर कैफ़े या आपका जो घर में प्रिंटर होगा, प्रिंटर से आप लोग प्रिंट निकालते हैं, या फिर प्रिंटर से आप लोग फ़ोटो वगैरह निकालते हैं, स्टूडियो में जाते हैं। तो जो डिवाइस से आपका ये काम हो रहा है ना, आउटपुट वाला, प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, एंड आपका बहुत सारा मॉनिटर हो गया, मॉनिटर वगैरह सब आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये सभी चीज़ें हम लोगों को आउटपुट देती है, तो इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे में देखिए, आउटपुट डिवाइस को आप लोग पेरिफेरल डिवाइस भी कह सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस वही डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को चलने में, हमारे CPU को चलने में मदद करता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका CPU है, और CPU के बाद जो भी जितने भी सामान हैं, आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सभी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा CPU इम्पॉर्टेंट है। और CPU को चलाने के लिए सभी डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स हम लोगों को चाहिए, तो उसी को पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस का दूसरा नाम पेरिफेरल डिवाइसेस है, क्योंकि ये नेचर में पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब हेल्प करने वाला। हेल्प किसका करता है? CPU का करता है। ये सारे डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं, कीबोर्ड, माउस एंड सो ऑन, जितने भी डिवाइसेस आपके होते हैं। आपका एक तरह से OMR अपने स्कूल में, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत लोग OMR का सामना ज़रूर किया होंगे। अरे वही वाला OMR जो आपको इतना दिया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन रहता है, जिसमें से कोई एक कलर करना रहता है, पेंसिल से या पेन से। तो वही वाला OMR, जिसका फुल नेम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको भी ध्यान में रखना। तो OMR का भी एक तरह से क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है। और आउटपुट डिवाइस क्या आता है, आपका रिजल्ट। जैसे कि देखो, OMR जो हुआ, हम लोग वहाँ पे कलर करके भर देते हैं, तो वो तो इनपुट हो गया, हम लोग उसको भर दिए। और उसके बाद क्या होता है, ये जाता है मशीन में। OMR मशीन में स्कैन वगैरह होता है, जो मशीन में स्कैन होता है, और स्कैन कर देने के बाद आपको जो रिज़ल्ट दिखाता है कि ये इतना सही किया, इतना गलत किया, इसका इतना रिज़ल्ट आया, वो आपका आउटपुट हुआ कि नहीं? आपका रिज़ल्ट आपका आउटपुट हो जाएगा। तो OMR भी एक तरह से इनपुट डिवाइस का एग्ज़ाम्पल है। और OMR का जो मशीन होता है जिससे हम लोगों को रिज़ल्ट पता चलता है, वो
आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है AMICR। बहुत सारे बैंक्स में आपको ये वाला डिवाइस लगा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरह का होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपके हॉस्पिटल्स में भी ये डिवाइसेस होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। बाद इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। AMICR क्या होता है, इसमें जनरली आप जनरल भाषा में समझना चाहते हैं तो स्कैन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा चेक लेकर जाता है तो चेक पे एक स्पेशल तरह का नंबर मेंशन होता है दोस्तों, एक तरह का स्पेशल नंबर मेंशन होता है जो AMICR मशीन ही पढ़ पाता है। चेक अगर आपने कभी देखा होगा तो उस पर आपको चेक पर एक बहुत ही स्पेशल तरह का डिफरेंट तरह का नंबर होता है जिसको ये सिर्फ MIR पढ़ पाता है, रिकॉग्नाइज़ कर पाता है। उसके बाद चेक अगर सही होगा तो आपका पैसा देगा बैंक, चेक अगर फॉल्ट होगा तो आपका पैसा नहीं देगा। तो ये प्रोसेस कैसे कर पा रहा है, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जितने भी देखिए, मान लीजिए ये कोई चेक होता है, चेक में लिखा गया 1 2 3 9 8 7 9, तो उसको पहले वो ये वाले मशीन जो है इसमें ये चेक को स्कैन करेगा और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए इसको स्कैन कर लेगा। स्कैन कर लेने के बाद इसको पता मतलब सही है या गलत है उसका जांच कर लेगा MICR। उसके बाद आपका पैसा निकालेगा अगर सही होंगे तो, अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो आपका पैसा नहीं निकलेगा, सीधा सा बात है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, बार कोड भी एक अगला एग्जांपल हो जाएगा। बार कोड आपने देखा होगा, पेटीएम वगैरह का ज़माना आ गया, गूगल पे का ज़माना आ गया है, तो बार कोड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेमेंट वगैरह में। सो बार कोड भी आप लोग जानते हैं। बार कोड जो होता है बाइनरी डिजिट से मिलकर बना हुआ होता है, बिट्स से बना हुआ होता है। यहाँ पर देखिए बिट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। इसको तो मैंने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है और आई होप अभी तक आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो बिट्स से बना होता है, बहुत सारे बिट्स से बना होता है बार कोड, और कोड को स्कैन करके हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, फिर भी यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ। द बिट्स फ्रॉम ए कोड दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन विच ए बार कोड इज इम्प्रिंटेड होगा। सो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, जब आप कोई शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर मतलब चाहे आप रिचार्ज करवाने जाएं, आप चाहे किसी तरह का पेमेंट करें, तो वहाँ पर वो चार्ट देता है, बोलता है आप इसको स्कैन करिए, इसके बाद पेमेंट करिए। तो वही वाली बात बताया गया है कि दुकान पे कोड इम्प्रिंटेड होता है और उसको हम लोग स्कैन करके या आइडेंटिफाई करके हम लोग पेमेंट करते हैं। और बार कोड का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो मैंने एक तो एग्जांपल आपको दे दिया कि पेटीएम वगैरह का पेमेंट करने के लिए, और जैसे कि आपके किताब वगैरह में भी बार कोड होता है और बार कोड को स्कैन कर लेते हैं तो आपको सारा सोल्यूशन मिल जाता है। आजकल के जितने भी किताब आते हैं उसमें बार कोड दिए हुए रहते हैं। बार कोड का और भी बहुत जगह यूज़ है, जैसे कि कहाँ पे, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, बार कोड को स्कैन करेंगे पता चल जाएगा। और डेट ऑफ एक्सपायरी पता करने के लिए बार कोड का यूज़ किया जाता है। तो बार कोड भी एक तरह से आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस ही हो गया। कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारा माउस तो एक इनपुट डिवाइस है ही, ये अब वही वाली बात बताई गई है। और माउस के बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ पर नीचे में दिया गया है। वही सारा चीज़ है कि माउस में बटन होता है, कर्सर होता है, माउस का कैसे मूवमेंट होता है। तो आप लोग कैसे माउस को मूव करते हैं, जैसे ही माउस को मूव करते हैं आप लोग, तो आपके स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, वहाँ पे आपका एक पॉइंट होता है, वो मूव करता है। और जो वो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर के भाषा में उसको कर्सर बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर मेंशन भी है, देख भी सकते हैं कर्सर। तो वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा टेक्निकल भाषा में दे दिया गया है, तो आप ऐसे इजी वे में समझो। और भी बहुत सारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपका जितने भी सारे DSLR कैमरा हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, आपके इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। जैसे कि DSLR में जब कैमरा से खींचते हैं फ़ोटो, तो क्या उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर पाते हैं? नहीं, उसको फिर हमको भेजना होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के बाद उसको एडिट वगैरह करके उसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पर डिजिटल कैमरा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए डिजिटल कैमरा इनपुट है या आउटपुट है, तो आप लोग हमेशा इनपुट डिवाइस मारिएगा, बल हो जाएगा। उसके बाद वीडियो के बारे में आप जानते होंगे, अरे वही जो आपका स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है जिसपे सारा चीज़ दिखता है आपको, फाइल आप जो भी खोलते हैं, तो आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन को वीडियो बोलते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रिंटर जो है, टू मोस्ट डिवाइसेस, मतलब प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो आपको पता ही है। आपका मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये हमेशा याद रखना। मॉनिटर को सभी इनपुट मार देते हैं लेकिन वो आउटपुट डिवाइस है।
मॉनिटर पे आप हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में टीवी है, तो टीवी को आप कैसे चलाते हैं, आप कुछ नहीं चला पाते हैं। टीवी को आप चला पाते हैं कि अपने हाथ से नहीं ना, उसके लिए रिमोट चाहिए। रिमोट आपका इनपुट हो जाएगा और टीवी जो है आपका आउटपुट है, क्योंकि आपको वो पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है, वो आउटपुट डिवाइस में कैटेगरी में आ जाता है। तो आपका मॉनिटर, आपका लैपटॉप का स्क्रीन, सभी कुछ आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है डॉट्स पे काम करता है, और डॉट्स को हम लोग पिक्सल बोलते हैं, और बहुत सारे पिक्सल मिल के आपका एक स्क्रीन दिखाता है। आपके स्क्रीन पे बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए होंगे, वॉलपेपर लगे हुए होते हैं, वो जो होता है बहुत सारे पिक्सल से बनकर बना हुआ होता है वो पिक्चर, उसमें लाखों हज़ारों पिक्सल्स होते हैं। तो आप समझो पिक्सल एक डॉट के समान होता है। आपका फ़ोटो को बहुत ज़्यादा जूम करेंगे ना, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, बहुत ज़्यादा जूम करने पर आपको डॉट 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 से बना हुआ आपका पिक मिलेगा, मतलब सारा डॉट दिख जाएगा कि आपके पिक में कितना सारा पिक्सल्स है, कितना सारा डॉट्स है। तो डॉट्स के कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको पिक्सल्स बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रिंटर्स, आपका पता है कि एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर्स भी बहुत प्रकार के आते हैं, इसके टाइप्स देख लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स। तो तीनों का जो डिफिनीशन है काफ़ी ईजी है, जिसमें डॉट का माध्यम, डॉट अभी समझाया मैंने, डॉट के यूज़ से प्रिंटिंग किया जाए उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, जिसमें इंक की मदद से, जो कि आजकल दुकान में देखते होंगे, पहले के ज़माने में इंक प्रिंटर का बहुत चलन था, लेकिन जब से ये लेज़र प्रिंटर आया है सभी लोग लेज़र प्रिंटर को ले रहे हैं। लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको ज़िंदगी में प्रिंटर ख़रीदना हो तो आप लेज़र प्रिंटर ही लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेने टाइम, लेकिन जब आप एक बार ले लेंगे ना तो आपका इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम लगेगा। लेकिन ये सभी जो है इंकजेट प्रिंटर सस्ता पड़ेगा आपको मार्केट में, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस होता है, खर्चा होता है फिर चलाने का, बार बार इंक जाओ, मार्केट से लेकर आओ, उसके बाद डालो, उसके बाद प्रिंट करो, तो खर्चा ज़्यादा होता है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है, इंक प्रिंटर में इंक का यूज़ किया जाता है। लेज़र बीम मतलब समझते हैं, पेस्ट डालेंगे अपने लेज़र प्रिंटर में, वहाँ पे जो होगा लेज़र बीम के थ्रू स्कैन लेगा, आपका जो भी होगा मतलब सारा का सारा स्कैन लेके आपके पेज में प्रिंटर डाल देगा, और उस प्रोसेस को बर्न बोलते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में उसके दिया ही होगा, लेज़र प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम, मैंने जिक्र किया, एक्चुअली बर्न, जिसको बर्न बोलते हैं, उसका यूज़ करके ये हम लोग का प्रिंटर से आपका जो पेपर निकलता है वो हम लोग को दे पाता है लेज़र बीम के यूज़ से। तो ये सभी याद रखिएगा, इंक जेट में इंक का यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का यूज़ होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट का यूज़ होता है। उसके बाद प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है। प्रोग्राम्स तो आप जानते ही होंगे कि मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला हुआ है तभी आपका प्रोग्राम चल रहा है। और प्रोग्राम कैसे बनता है, तो प्रोग्राम, कोई पूछे प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि प्रोग्राम बनाए जा सके। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, और जो प्रोग्राम बनाता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बाकी सब चीज़ें आपकी पुरानी है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट आपका टॉपिक है, तो देख लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके टोटल 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप क्या हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेजेस, नाम से पता चल रहा है लो होगा, लो लेवल लैंग्वेजेस है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो आपका लैंग्वेजेस का टाइप है, दूसरा है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर वही होता है जो आपका सिंपल चीज़ों को बाइनरी फॉर्म में बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कर रहा हूँ, लेकिन वो कंप्यूटर भाषा में बदल देता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यानी बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में वो सभी चीज़ों को बदल देता है, उसी को असेंबलर बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप जो होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस होता है। हाई लेवल जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, C++, जावा, पाइथन, पास्कल, फोर्ट्रैन, EDC, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि C++ हाई लेवल लैंग्वेजेस है या लो लेवल लैंग्वेजेस है, तो आप लोग हमेशा हाई लेवल लैंग्वेजेस याद रखिएगा इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसके टाइप्स वगैरह, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।